हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 8 अगस्त 2020 का डेली करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहाँ जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो ऐसे वीडियो एवरीडे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को और प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलते रहे। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत की पहली किसान रेल किन किन स्टेशनों के बीच चलेगी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, नागपुर और दानापुर। दोस्तों नागपुर के देवलाली स्टेशन से दानापुर तक, बिहार के दानापुर तक चलेगी दोस्तों ये ट्रेन किसान रेल। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, दोस्तों रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ने भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन महाराष्ट्र के नागपुर की देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन तक फल और सब्जियां ले जाने के साथ ही रुकने वाली है। यह 32 घंटे में किसान रेल की घोषणा की गई थी जो बजट 2020 में घोषित की गई थी। दोस्तों यह 32 घंटे में नागपुर से दानापुर तक पहुंचा देगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे ने OHE निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है वास्तविक समय की निगरानी करने के लिए। आइए थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय रेलवे ने एक ओवरहेड उपकरण OHE निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है जो तकनीकी देर के कारण ट्रेन देरी और लंबे समय तक इंतजार करने में मदद करेगा। ऐप को पूरे भारत के आधार पर तैयार किया गया है। 1 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार ट्रेनों की 100% पंक्चुअलिटी हासिल की गई थी क्योंकि 201 ट्रेनें सही समय पर अपने गंतव्य पर पहुंची थी। 23 मई 2020 को पिछला सबसे अच्छा 99.54% था। तो दोस्तों हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं वर्तमान समय में VK यादव, विनोद कुमार यादव। दोस्तों यहाँ नीति आयोग का बात आया ऑप्शन बी में, तो चलिए नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। नीति आयोग के चेयरमैन जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके वर्तमान समय में चेयरमैन है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। और इसका स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी UPSC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, प्रदीप कुमार जोशी। इनसे पहले थे अरविंद सक्सेना दोस्तों। अब ये आपके सामने हो गए हैं प्रदीप कुमार जोशी, UPSC के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष। आइए थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अरविंद सक्सेना को सफल करेंगे, यानी अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे जो UPSC के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किए। जोशी जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, मई 2015 में UPSC के सदस्य के रूप में शामिल हुए। दोस्तों यह मई 2015 में UPSC के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अब जाकर के ये चेयरमैन बन गए UPSC के। ये आपके सामने है प्रदीप कुमार जोशी। UPSC के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। तो दोस्तों UPSC जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और स्थापना किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। और ये जो आप देख रहे हैं मनोज सिन्हा ऑप्शन सी में, ये हाल ही में
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं कल ही दोस्तों। और अजय त्यागी जो हैं ये सेबी के चेयरमैन हैं वर्तमान समय में, और इन्हें 18 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया 18 महीने तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे भारत का नया CAG यानी कैग नियुक्त किया गया है? कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों भारत का नया कैग किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, ये आपके सामने हैं। इन्हीं के बाद मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल बने हैं। तो दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया CAG यानी कैग नियुक्त किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं दोस्तों, को 8 अगस्त 2020 से भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। वह राजीव महर्षि को सफलता दिलाएंगे, यानी ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये ऑप्शन ए में जो दिख रहे हैं आप लोग राजीव महर्षि, इन्हीं की जगह लेंगे दोस्तों। इनसे पहले जो कैग थे वो राजीव महर्षि थे दोस्तों। वह भारत के 14वें कैग होंगे दोस्तों। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये भारत के 14वें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होंगे। वह जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे। ये भी याद रखिएगा कि ये जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और हाल ही में मनोज सिन्हा द्वारा सफल हुए। मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया कि मनोज सिन्हा गिरीश चंद्र मुर्मू की ही जगह लिए हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में। उन्होंने 2000 के दशक में नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य किया। वह वित्त मंत्रालय में सचिव भी थे। और दोस्तों कैग का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, नई दिल्ली में, और कैग का स्थापना हुआ था 1858 को। चलिए अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन में है ऑप्शन सी में है शशिधर जगदीशन। दोस्तों शशिधर जगदीशन जो कि हाल ही में HDFC के नए CEO बने हैं। और ऑप्शन डी में जो आप लोग देख रहे हैं शक्तिकांत दास, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान समय में गवर्नर है, 25वें गवर्नर। आइए इतना जानकारी काफी है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है, नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया है। और दोस्तों 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। 7 अगस्त को वस्त्र मंत्रालय द्वारा आभासी माध्यम से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यह पहली बार 2015 में हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया गया था। इस दिन भारत भर में हथकरघा समूहों NIFT परिसरों, सभी 28 बुनकर सेवा केंद्रों, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की सुविधा होगी। 7 अगस्त का दिन 1905 के स्वदेशी आंदोलन को मनाने के लिए चुना गया है। और दोस्तों वर्तमान समय में हमारे कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, यानी टेक्सटाइल मिनिस्टर है स्मृति ईरानी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो ऐसे वीडियो एवरीडे देखने के लिए इतना एक्स्ट्रा
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पे आपको जनरल नॉलेज और साइंस का भी चैप्टर वाइज वीडियो एवरीडे डाला जाता है, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। ये देखिए आपके सामने है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, जिन्हें WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। एक स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स, दोस्तों WTF स्पोर्ट्स जो है एक स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ने क्रिकेटरों हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रैना भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में ब्रांड से जुड़े रहे हैं। घोषणा एक वेब सम्मेलन के माध्यम से की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने भारत की पहली मोबाइल कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला लॉन्च किया है, शुरू किया है। ये देखिए आपके सामने है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में भारत की पहली भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च प्राप्त मोबाइल कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है। इसे भारतीय विज्ञान संस्थान IISc द्वारा विकसित किया गया है। इसे मोबाइल संक्रमण परीक्षण और रिपोर्टिंग MITR प्रयोगशाला के रूप में नामित किया गया है और यह 4 घंटे के भीतर 100% सटीकता के साथ प्रति माह 9000 RT-PCR परीक्षण करने में सक्षम है। इसे राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RGUHS को सौंप दिया गया है। यह H1N1, TB, HPV और HIV का परीक्षण भी कर सकता है। अब आइए यहाँ कर्नाटक का बात आया है तो कर्नाटक के बारे में जितना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ और कर्नाटक से हाल ही में जितने सारे करंट अफेयर्स के बने होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने आ गया कर्नाटक, जिसका राजधानी है बेंगलुरु और मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला और जिलों की संख्या 30 है। विधानसभा 224, विधान परिषद 75, लोकसभा 28 और राज्यसभा 12। दोस्तों इस चैनल पे आपको जो भी स्टेट का क्वेश्चन आएगा उस स्टेट के बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। 1 नवंबर 1973 को पुराने नाम मैसूर से बदलकर कर्नाटक नाम दिया गया। कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री KC रेड्डी और पहले राज्यपाल HJ वाडियार थे। 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम में एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया और ये एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा गुंबद जो कि गोल गुंबद है वो बीजापुर में स्थित है, कर्नाटक में ही पड़ता है और सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में ही स्थित है। वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय भी बेंगलोर में है और बेंगलोर जो है कर्नाटक का राजधानी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात श्रावती नदी पर जोग या गरसोप्पा, अब इसका नाम महात्मा गांधी प्रपात है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। बेंगलोर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक नगर के रूप में जाना जाता है। यह राज्य सोने के उत्पादन के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है, कोलार और हट्टी। यह देश का पहला राज्य है जिसने गोकेक प्रपात पर 1887 में पनबिजली का उत्पादन किया था। विश्व की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता कंपनी अजंता जो है वह इसी राज्य में स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध जगह इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में स्थित है। भारत का वह गांव जहां केवल संस्कृत बोली जाती है कर्नाटक में मत्तूर है। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य भी कर्नाटक ही है। अब चलिए करंट अफेयर्स देख लेते हैं इससे जो हाल में बने हैं। तो हाल ही में
कर्नाटक सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल शुरू किया था। और हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाया। और हाल ही में कर्नाटक सरकार ने नेकरा सम्मान योजना शुरू किया। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, जिसका राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, जिलों की संख्या 13 है, विधानसभा 175 है, लोकसभा 25 है, राज्यसभा 11 है। चलिए महाराष्ट्र देख लेते हैं, जिसका राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और जिला 35, विधानसभा 288, विधान परिषद 78 और लोकसभा 48 और राज्यसभा 19 है। आइए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को भारत के मैप पर देख लेते हैं। यह आपके सामने आ गया भारत का मैप। और ये देखिए आपके सामने है दोस्तों कर्नाटक, जो कि इधर महाराष्ट्र के साथ अपना सीमा बनाता है, गोवा के साथ बनाता है, और इधर नीचे में बनाता है लक्षद्वीप के साथ, केरल के साथ, कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ और तेलंगाना के साथ। अब चलिए आंध्र प्रदेश देख लेते हैं। ये आपके सामने है आंध्र प्रदेश, जो कि उड़ीसा के साथ अपना सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ, तेलंगाना के साथ, कर्नाटक के साथ, तमिलनाडु के साथ, और आंध्र प्रदेश के नीचे है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, यमन, पुदुचेरी। चलिए महाराष्ट्र देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने है महाराष्ट्र, जो कि इधर छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, गुजरात के साथ अपना सीमा बनाता है, और महाराष्ट्र के नीचे है अरब सागर, और गोवा के साथ भी अपना सीमा बनाता है, कर्नाटक के साथ और तेलंगाना के साथ भी अपना सीमा बनाता है महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया मोबाइल ऐप ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों जितने सारे क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई ने खेलो इंडिया मोबाइल ऐप ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया CISCE और CBSE के सहयोग से शारीरिक शिक्षा PE शिक्षकों के लिए खेलो इंडिया मोबाइल ऐप ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम 26-15 CISCE स्कूलों में 7500 प्रतिभागियों को लक्षित करेगा। यह स्कूली बच्चों के फिटनेस स्तर का आकलन करेगा और संभावित भविष्य के चैंपियन की पहचान करेगा। खेलो इंडिया मोबाइल ऐप कीमा के माध्यम से खेलो इंडिया फिटनेस मूल्यांकन किया जाएगा। सत्र का शीर्षक है संपूर्ण विद्यालय का दृष्टिकोण स्वास्थ्य के लिए। और मैं आपको बता दूं कि खेल मंत्रालय जो ऑप्शन ए में देख ले हैं, तो खेल मंत्रालय जो है वर्तमान समय में किरण रिजिजू हैं, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक का कंस्टिट्यूएंसी यानी चुनाव क्षेत्र है हरिद्वार उत्तराखंड में, और खेल मंत्रालय जो किरण रिजिजू हैं इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है यानी चुनाव क्षेत्र है अरुणाचल वेस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, हाल ही में किसे 2020 का सबसे प्रभावशाली महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए स्टार मार्क लगा लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली पुरी। ये देखिए आपके सामने है काली पुरी, जिन्हें 2020 का सबसे प्रभावशाली महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में से एक है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन सुश्री कालीपुरी को विश्व वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इम्पैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार का 9वां संस्करण है और सुश्री कालीपुरी का हिस्सा रही है। 7 पिछले संस्करणों के लिए
7 पिछले संस्करणों के लिए सूची और 2 बार शीर्ष 5 में जगह बनाई है। इन पुरस्कारों को भारतीय विज्ञापन, मीडिया और विपणन उद्योग से ट्रेल धधकती महिला प्राप्तकर्ता में से कुछ के विशाल योगदान, प्रेरणादायक नेतृत्व और उल्लेखनीय शरीर को पहचानने और स्वीकार करने के लिए दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री की रैंक क्या है? और ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री की रैंक कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। कितना रैंक है? सेकेंड रैंक है रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अरबपति मुकेश अंबानी के तेल टू टेलीकॉम समूह रिलायंस इंडस्ट्री को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 पर एप्पल के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड का दर्जा दिया गया है। दोस्तों पहले नंबर पर है एप्पल फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ का सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कितना पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट का लाभ हो। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।